कोरोना वायरस एक उसी फैमिली से है जिससे पहले सार्स का इन्फेक्शन हुआ था, या MERS जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ था 2013 में मिडल ईस्ट में। ये उसी फैमिली का वायरस है, लेकिन कई कोरोना वायरसेस बड़े विरुलेंट होते हैं, जो कि बहुत एग्रेसिव होते हैं और बड़ी जल्दी ही वो फैल भी जाते हैं और उससे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है। सार्स के टाइम पे हमें याद है, आज से 17-18 साल पहले, कि 10% पेशेंट्स की डेथ हो गई थी और तकरीबन 800-900 पेशेंट बच नहीं पाए थे। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी वायरस वो भी एक कोरोना वायरस है, उसमें तकरीबन 1/3 लोग नहीं बच पाए थे। इतना ज़्यादा विरुलेंट है ये। और ये जो है, इस नया जो अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, इसको हम कहते हैं 2019 nCoV, इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये इसका एनवेलप फ़र्क है। ये पहले जैसे कोरोना वायरस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो उनकी वैक्सीन या उनकी ट्रीटमेंट जो बनी थी वो हम इसमें भी दे सकते थे, लेकिन वो इसमें कामयाब होने के चांसेस उतने हैं नहीं। देने को लोगों के पास कुछ नहीं होगा तो शायद देनी भी पड़े, लेकिन उसका कितना असर होगा ये अभी रिसर्चेस ट्रायल बेस पे कोशिश कर रहे हैं कि और नए ड्रग्स भी बनाए जा रहे हैं ये देखने के लिए कि किससे हमें अच्छा बेनिफिट मिले और जल्दी से जल्दी उसकी मार्केट प्रोडक्शन करके उसको अवेलेबल किया जा सके ताकि ये आगे ज़्यादा ना बढ़े। चाइना के वुहान सिटी से ये शुरू हुआ, हुबई प्रोविंस है, वहाँ से शुरू हो करके ये सारी दुनिया में फैल गया है। 27 कंट्री तो कंफर्म केसेस डायग्नोज कर चुके हैं। इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने ऑलरेडी स्क्रीनिंग बड़ी अच्छे तरीके से शुरू कर दी हुई है। जितने फ़्लाइट्स चाइना हांगकांग की तरफ से आ रही हैं, वहाँ के जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी एक चेक हो रहा है कि टेम्परेचर तो नहीं है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं ये देखने के लिए कि किसी को अगर है तो उसको बिल्कुल टोटली आइसोलेट कर दिया जाए ताकि वो इन्फेक्शन दूसरों को नहीं दे सके, क्योंकि ये बहुत कंटेजियस इन्फेक्शन है और एक दूसरे से लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। जो आम फ्लू वायरस होता है उससे कई गुना ज़्यादा होता है। ये देखा गया है कि अगर 5 लोगों को कोरोना वायरस हो तो वो तकरीबन 550 लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, और अगर आप आम फ्लू देखें तो वो मुश्किल से 50 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। सो इसलिए इसकी कंटेजियन बहुत ज़्यादा है। हमें ऑलरेडी 600-700 लोगों को इंडिया में टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक सारे के सारे नेगेटिव पाए गए हैं। हम दिल्ली में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 नोडल हॉस्पिटल्स हैं, RML और अब सफदरजंग भी है। दोनों हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को भेजा जाएगा अगर किसी को सिम्टम्स रेलेवेंट हैं तो, और वहीं से वो डिसाइड करेंगे कि किसका टेस्ट भेजना है। जो बेंगलोर में NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहीं पे टेस्ट किया जाता है, RT-PCR कहते हैं उसको। वहाँ से रिपोर्ट आएगी और अगर पॉजिटिव है तो उसको क्वारंटीन कर दिया जाएगा और जो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो की जाएगी, और जब तक उसके रिजल्ट नहीं आते तब तक पेशेंट को वहीं पे रखा जाएगा। देखिए, मैंने अभी बताया कि बहुत कंटेजियस है, बड़ी ईजीली एक दूसरे से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है, खांसी से, ज़ुकाम से, स्नीजिंग से। ये एक फैलने का तरीका है। टच, आप अगर खांसी कर रहे हैं, छींक रहे हैं और टिश्यू नहीं यूज़ कर रहे हैं और उसको डिस्कार्ड नहीं प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपका हाथ भी इधर उधर लग रहा है और आप हवा में भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फेंक रहे हैं, तो ये देखा गया है कि 6 फीट तक बड़ी ईजीली एक दूसरे से ये कैच किया जा सकता है। और मैंने पहले ही बताया कि इसकी जो द स्प्रेड इज़ 10 टाइम्स फास्टर देन ये जो हमारा आमतौर जिसको हम फ्लू कहते हैं। जब ऐसी बीमारी हवा में है तो ऑब्वियसली चाहे आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, फ़्लाइट में, ट्रेन में, कहीं भी जहाँ भीड़ वाली जगह है, वहाँ आपको क्या मालूम कि
कौन लोग उसमें बीमार हैं। अगर एक भी है तो वो तो कई लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। सो आपको अगर इन दिनों जैसे कि सिचुएशन चल रही है, अगर आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है तो इट इज़ बेटर टू यूज़ N95 मास्क। वो मल्टी लेयर्ड मास्क होता है, 3 लेयर मास्क होता है, उसमें वायरस फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक हो जाती है। सो वो मास्क यूज़ करें और स्टे अवे फ्रॉम समबडी हु इज़ कफिंग। जितना दूर रहें उतना ही अच्छा। और घर में अगर किसी फैमिली मेम्बर को ये सिम्टम है तो वो अपने आप को अलग रखे दूसरे फैमिली मेम्बर से, और पूरी प्रिकॉशंस टू यूज़ मास्क, हाथ को रिपीटेडली वॉश करें, हैंड स्टेरलाइज़र यूज़ करें, और खांसी के टाइम पे टिश्यू पेपर यूज़ करें और उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करें। ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी न्यूट्रिशन अच्छी रखें, फ्लूइड्स अच्छे रखें, गले को सूखने ना दें। सो लिक्विड कंटेंट शुड बी गुड। फीवर, बुखार, खांसी, ज़ुकाम, छींकें, पेट में दर्द, नौशिया, वॉमिटिंग, बैक एक, हेडेक, ये सारे सिम्टम जो कि आम फ्लू में होते हैं वही कोरोना वायरस में भी होते हैं। फ़र्क इतना है कि इसमें इंसान बहुत जल्दी बीमारी बढ़ जाती है, और ज़्यादा सीरियस वो बात होती है जब इंसान को सांस बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर ब्रीदिंग हैवी हो जाए ऐसे सिम्टम्स के साथ तो आपको घर नहीं बैठना चाहिए, आपको फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए ताकि एक्सपर्ट्स ये जान सकें, आपके टेस्ट कर सकें, एक्सरे, सीटी स्कैन कर सकें और देख सकें कि कहीं कोरोना वायरस जैसी पिक्चर तो नहीं पैदा हो रही, क्योंकि इसमें बड़ी जल्दी निमोनिया हो जाता है, बायलैटरल निमोनिया हो जाता है, कई बार एक्सटेंसिव वाइट आउट हो जाते हैं लंग्स, जिसको हम ARDS कहते हैं। और हम सीटी स्कैन में एक हमारी फाइंडिंग होती है ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, GGOs, वो बड़े चारों तरफ दिखने शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ पेशेंट की ऑक्सीजन बहुत गिरती है, इतनी ज़्यादा गिरनी शुरू हो जाती है कि हमें सिंपल ऑक्सीजन दे के, इवन हाई फ्लो ऑक्सीजन दे के भी मेंटेन करना मुश्किल होता है। फिर हम दूसरी मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, बाईपैप्स, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। फिर उससे भी अगर ऑक्सीजन कंट्रोल में ना आए तो हमें वेंटिलेटर यूज़ करना पड़ता है। पेशेंट्स मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं, उसको उस सिचुएशन से रिवर्स करना आसान नहीं होता। मैंने बताया आपको कि RT-PCR, लेकिन एक ही लैब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन बेंगलोर जहाँ पे ये किया जा रहा है। और एक चीज़ और बताओ, हर एक हॉस्पिटल इज़ नॉट इवन मैंडेटेड कि वो ट्रीट करें उस पेशेंट को। वो डायग्नोस सस्पिशन करें, RML या सफदरजंग हॉस्पिटल भेजें, वहाँ से NIV बेंगलोर में टेस्ट के लिए सैंपल जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट आएगी, फिर एक्शन लिया जाएगा। हमें उन फिगर्स पे जाना पड़ेगा जो फिगर्स ऑफिशियली रिलीज़ हुई हैं, लेकिन अनऑफिशियल फिगर्स पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वी आर इन टच विद व्हाट इज़ हैपनिंग सोशल मीडिया में या इंटरनेट पे जो भी खबरें आ रही हैं, या USA से आ रही हैं, WHO से आ रही हैं, या जिस तरीके से चाइनीज़ रिस्पांस माउंट हुआ है इस वक्त, ऐसा लगता है कि बहुत लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पे। और शुरू में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। वो यही कहते रहे कि ये एनिमल टू ह्यूमन है, और अगर आप एनिमल के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। फिर उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि नहीं, थोड़ा सा लिमिटेड एनिमल टू ह्यूमन हो सकता है, लेकिन अब तो इट इज़ वेल नोन कि वही ह्यूमन टू ह्यूमन रहा है। सो कुछ रिपोर्ट्स बड़ी डिस्टर्बिंग है जो कि आज की अखबार में भी है कि 25,000 26,000 लोगों की डेथ हो चुकी है और 1.5 लाख से ऊपर लोग इन्फेक्टेड हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो दिस इज़ एक्सट्रीमली अलार्मिंग, क्योंकि द फैक्ट कि चाइना ने जो हुबई प्रोविंस है जिसकी 6 करोड़ पॉपुलेशन है, वो सारे का सारा सील कर दिया है। पहले वुहान सिटी को किया जहाँ पे ओरिजिन हुआ था, उसके बाद सारे प्रोविंस को सील कर दिया है, ना कोई अंदर आ सकता है ना जा सकता है। सारी कम्युनिकेशंस आई मीन ट्रांसपोर्ट सारी बंद हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस प्रोविंस में रह रहे हैं तो अगर आपको ट्रीटमेंट है मिलना है तो वहीं मिलना है। अगर ट्रीटमेंट आपके पास नहीं है या अथॉरिटीज़ के पास टेस्टिंग किट्स भी नहीं है, या किट के लिए आपको 8-8 घंटे
खड़ा होना पड़ रहा है और उसी में लोगों की हालत इतनी ख़राब हो रही है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे, वापस घरों को जा रहे हैं और बेचारे मर रहे हैं। और यहाँ तक भी न्यूज़ आ रही है कि जो ये फिगर्स हैं, ये वो फिगर्स हैं जो कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में हैं, जो लोग रजिस्टर हुए, देयर आर लॉट्स ऑफ देम जो रजिस्टर ही नहीं हो पाए हैं। सो एक्चुअल फिगर्स क्या हैं, इट्स डिफ़िकल्ट टू से। लेकिन चाइना का जो रिस्पांस रहा कि एक हफ्ते में 1000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, अगले हफ्ते एक और 1000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, ये चीज़ें कभी सुनी नहीं गई हैं कि दुनिया में कभी कि 2 हफ्ते में 2000 बेड का हॉस्पिटल खड़े कर दिए गए। इसका मतलब चाइना को ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन भली भांति पता थी। अगर आपको इस तरह के सिम्टम हैं जो कि जिसको आप आमतौर पे फ्लू कहते हैं, और फ्लू तो सबको होता है, घरों में किसी ना किसी को कभी ना कभी होते रहता है, वो सिम्टम्स अगर लगे आपको कि ज़्यादा सवियर हैं या आपको लगे कि सांस भी चढ़ना शुरू हो गया, तो आप घर में मत बैठिए प्लीज़। आप एक्सपर्ट्स को मिलिए, उनको डिसाइड करने दीजिए और जो भी एक्शन लेना है जल्दी से जल्दी वो आगे आपकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है।